Electricity and Magnetism course, lecture number 45. In this lecture, we will discuss about eddy currents, and later on, we will talk about generalized form of the Ampere law. So आइए आज के lecture की तरफ जाते हैं, ठीक है? So you have seen how a changing a magnetic field can induce a swirling current in conductors. जिस तरह पहले lecture में हम discuss करते आ रहे हैं, उसमें आप लोगों ने देख लिया कि अगर हमारे पास वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो वो किस तरह इंड्यूस करंट को जनरेट करती है कंडक्टर के अंदर। कि अगर हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड हो तो आप लोगों ने इसको देख लिया कि कैसे वो इंड्यूस करंट को जनरेट करती है किसी भी कंडक्टर के अंदर। अब हमारे पास क्या है, अब इसी कोर्स के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर हो, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब दो चीज़ें हो, एक कंडक्टर हो और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड हो, और दोनों के दोनों रिलेटिव मोशन में हो, ठीक है। सो जो मैग्नेटिक फोर्स है ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द कंडक्टर्स, ठीक है, काजिंग ए सर्कुलेटिंग करंट, वो एक सर्कुलेटिंग करंट को जन्म लेती है। और ये जो सर्कुलेटिंग करंट है वी कॉल दिस एडी करंट, हम इसको एडी करंट्स वो कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अब अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और दोनों हम कहते हैं कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वो रिलेटिव मोशन में है। सो जो मैग्नेटिक फोर्स है चार्ज पार्टिकल पे, तो वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल के अंदर, जो 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 कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स है, वो उसमें एक सर्कुलेटिंग करंट को जन्म लेती है, ठीक है। और उस सर्कुलेटिंग करंट को हम कहते हैं एडी करंट्स, उसको हम क्या कहते हैं, एडी करंट्स कहते हैं। कंडक्टर्स, सिंपल वर्ड्स में अगेन के कंडक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड है, और कंडक्टर क्या है, वो रिलेटिव मतलब दोनों रिलेटिव मोशंस में है, ठीक है। सो कंडक्टर के अंदर मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है और चार्ज पार्टिकल पर, वो एक सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस करती है, और इसी सर्कुलेटिंग करंट को हम एडी करंट कहते हैं, ठीक है। सो एडी करंट्स गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोजेस एनी एक्सटर्नल चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो एडी करंट है, जब ये प्रोड्यूस हो जाता है, सो ये एक और मैग्नेटिक फील्ड को जन्म लेता है, और यही जो मैग्नेटिक फील्ड है जो एडी करंट की वजह से जनरेट होती है, वो एक्सटर्नल जो फील्ड है, वो एक्सटर्नल जो फील्ड में जो चेंज है उसको ये अपोज करती है। एडी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वो एक्सटर्नल फील्ड में जो चेंज आती है उसी चेंज को ये क्या करती है, ये अपोज करती है, ठीक है। मतलब पहले कंडीशन में हमारे पास ये है कि हम कहते हैं कंडक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड अगर रिलेटिव मोशंस में हो, तो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उस पर जब मैग्नेटिक फोर्स रिएक्ट करती है, तो उसमें एक सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होती है, उसी सर्कुलेटिंग करंट को हम कहते हैं एडी करंट। इसी एडी करंट की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आती है, ये उसी चेंज को अपोज करती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। सो एडी करंट आर यूजफुल इन जनरेटर्स, माइक्रोफोन्स एंड रोलर कोस्टर ब्रेक्स, ठीक है। ये इन चीज़ों में या बहुत सारी अदर चीज़ों में ये हमारे पास क्या है, ये मुफीद है, ठीक है, यूजफुल है। हाउएवर द IR square heating from eddy current causes energy loss. So if you don't want energy loss, so you probably think eddy currents are bad, ठीक है। मतलब हम कहते हैं कि एडी करंट से हमारे पास ये IR स्क्वायर हीटिंग की वजह से एनर्जी लॉस आती है। तो अगर आपको एनर्जी लॉस वो डिज़ायरेबल नहीं है आपके लिए, मतलब मुफीद नहीं है, तो आप उसी के हालत में फिर सोचते हो कि जो एडी करंट्स है दैट इज़ बैड, कि एडी करंट्स वो बैड है। अब एक कंसेप्चुअल एग्जांपल है हमारे पास एडी करंट से रिलेटेड, एंड दैट इज ऑफ इंडक्शन स्टोव, ठीक है। इंडक्शन स्टोव या इंडक्शन चूल्हे का एग्जांपल है हमारे पास। so that you can see it here in this particular figure। यहाँ पर इंडक्शन स्टोव है, इंडक्शन स्टोव पे आपने एक मेटल पॉट रखा हुआ है और एक ग्लास पॉट रखा हुआ है, दोनों के अंदर पानी है। सो जो मेटल पॉट के अंदर पानी उबल रहा है, और जो ग्लास पॉट है वो वैसे के वैसे ही पड़ा है, ठीक है। सो ये इंडक्शन जो एडी करंट के एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, इसको हम देखेंगे कि इंडक्शन स्टोव जो है वो कैसे काम करती है, ठीक है। सो an AC current and a coil in the stove
ठीक है, and the store top produces a changing magnetic field at the bottom of a metal pan. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, an AC current and a coil in the store top produces a changing magnetic field. ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं कि एक कॉयल लगा होता है चूल्हे के अंदर, चूल्हे के बिल्कुल टॉप पे एक कॉयल लगा होता है। अब उसमें से जब एसी करंट पास करती है तो वो क्या करती है, वही एसी करंट जब चूल्हे में मतलब हम क्या करते हैं, चूल्हे में से जब हम एसी करंट गुजारते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, सॉरी, इस चूल्हे की टॉप पे एक कॉयल लगा होता है। जो चूल्हा होता है उसमें टॉप में कॉयल लगा होता है, और उस कॉयल में से जब हम एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट गुजारते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। किस चीज़ पे, मेटल, जो मेटल पॉड उसके ऊपर आपने रखा होता है इसके बॉटम साइड पे। मतलब इस तरह यहाँ पर ये मेटल पॉड ये पड़ा हुआ है, इस मेटल पॉड के बॉटम साइड्स पे वो जो एसी करंट है वो उसमें एक क्या, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करता है। ठीक है, मतलब चूंकि ये मेटल पॉट है तो उसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट हो जाता है, लेकिन चूंकि ये ग्लास पॉट है, इंसुलेटिंग पॉट है, उसमें वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट नहीं हो रहा। अब जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो इसके आगे क्या होता है, द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू द करंट एंड द बॉटम ऑफ द पैन। ठीक है, इसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इसका बॉटम लाइन है, इसी बॉटम लाइन पे मतलब करंट जनरेट हो जाता है। मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके जो बॉटम वाला पॉड है उसमें करंट एराइज होता है। ठीक है, और बिकॉज द फैन हैज़ द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब चूंकि हम देखते हैं कि इस फैन के अंदर जब करंट एराइज होता है तो हम कहते हैं कि इस फैन के अंदर हम कहते हैं कि चूंकि रेजिस्टेंस होता है, सो द करंट हीट द फैन। तो उसी रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट है वो हीट अप करता है इसको, बिकॉज ऑफ द रिलेशन आई स्क्वेयर आर। ठीक है, जो करंट है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या करता है, वो जो बॉटम लाइन से उसको क्या करता है, वो हीट अप करता है। सो इफ द कॉइल इन द स्टोव हैज़ लो रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर हम कहते हैं जो स्टोव के अंदर जो कॉइल लगा होता है अगर इसकी रेजिस्टेंस लो है, सो इट डजंट गेट हॉट बट द फैन डज। तो इससे हम कहते हैं कि चूल्हा जो है वो खुद वो गर्म नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर जो आपने बर्तन रखा होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, मतलब चूल्हा खुद गर्म नहीं होता, और जो उसके ऊपर पॉट है वो गर्म होता है, क्योंकि पॉट की रेजिस्टेंस हम कहते हैं ज़्यादा है, तो ज़्यादा हीट ऊपर जनरेट हो रही है, नीचे चूल्हे पे वो जनरेट नहीं हो रही। ठीक है, so that's why we're saying that if the coil in the stove has low resistance, it doesn't get hot, but the fan does. तो हम कहते हैं कि चूल्हा खुद गर्म नहीं होता, लेकिन जो उसके ऊपर पार्ट रखा होता है वो गर्म हो जाता है। और इसके मुकाबले में यू कैन सी यू कैन ऑब्जर्व कि अगर इंसुलेटिंग मतलब पॉट है, तो इंसुलेटर वोंट हीट अप ऑन एन इंडक्शन स्टोव। इंडक्शन स्टोव पे इंसुलेटर जो है वो गर्म नहीं होता, क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल है कि यहाँ पर एक मेटल पॉट है, और मेटल पॉट में भी जब करंट हम उसमें से वो करते हैं तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसमें से जनरेट हो जाती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ द इंसुलेटिंग पॉट। ठीक है, वो इंसुलेटिंग पॉट्स में वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट एक और हमारे पास क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट से हमारे पास क्या मुराद है कि व्हेन यू अप्लाइंग द एम्पेयर लॉ, कि जब आप एम्पेयर लॉ को अप्लाई करते हैं टू चार्जिंग कैपेसिटर को चार्जिंग करने के लिए, सो वी हैव द रिलेशन दैट इज इंटीग्रल लाइन क्लोज पाथ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट। ठीक है, सो द कंडक्शन करंट इज गिवन बाय दिस रिलेशंस। ठीक है, ये आई सी डिनोट बेसिकली द कंडक्शन करंट। ये हमारे पास सिचुएशंस है कि एम्पेयर लॉ हमें ये शो कर रहा है, मतलब ये हमारे पास चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लेट और दूसरा नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और हम उसमें से जो करंट है वो पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज दैट पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट एज वी हैव प्रीवियसली डिस्कस। ठीक है, सो द शेप ऑफ द सरफेस यूज फॉर द एम्पेयर लॉ शुडंट मैटर एज लॉन्ग एज द पाथ इज द सेम। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एम्पेयर लॉ के लिए जो शेप है, ठीक है, जो सरफेस की जो शेप्स है ये डजन मैटर नहीं करती,
एज लॉन्ग एज द पाथ इज द सेम, कि जब तक हमारे पास जो पाथ है वो सेम हो। ठीक है, सो इमेजिन सो बॉल, ठीक है, with the positive plate resting near the bottom of the ball and negative plate। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा इसको एक हेमिस्फेयर या सेमीस्फेयर, एक दायरा इधर हम खींचते हैं। ठीक है, तो इससे ये जो सिचुएशन है इट जस्ट लाइक ए सूप बॉल। ठीक है, जिस तरह एक बर्तन बन जाता है जिसमें आप सूप पीते हो। ठीक है, विद द पॉजिटिव प्लेट्स रेस्टिंग नियर द बॉटम ऑफ द बॉल, जिसमें आप ये देखें कि जो पॉजिटिव चार्ज है इट ऑलमोस्ट सीम लाइक इट्स लाइंग एट द बॉटम नियर द बॉटम ऑफ द बॉल। ठीक है, कि बिल्कुल ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बॉटम के बिल्कुल करीब मतलब पड़ा हुआ है। ठीक है, सो अप्लाइंग द एम्पेयर लॉ टू द चार्जिंग कैपेसिटर। अब इसी सिचुएशन में ये वाली जो सिचुएशंस है उसमें आप एम्पेयर लॉ को अप्लाई करें to charging capacitor, so we will have integral along closed path b dot ds is equal to 0। ठीक है, now the integral is 0। why the integral is 0? because no current passes through the ball। कि यहाँ पर हम कहते हैं कि इंटीग्रल्स वो ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो बर्तन है, ये जो बॉल है, ठीक है, सूप वाला बर्तन है, इसमें से कोई भी जो करंट है वो पास नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इंटीग्रल अलॉन्ग क्लोज पाथ वो क्या है, वो ज़ीरो है। ठीक है, और रीज़न हमने मेंशन की कि क्यों ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ से कोई करंट वो पास नहीं कर रहा। ठीक है, सो नाउ यू हैव, अब हमने ये देखा कि अकॉर्डिंग टू एम्पेयर लॉ वी हैव इंटीग्रल बी डॉट डी एस, इंटीग्रल अलॉन्ग क्लोज पाथ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द कंडक्शन करंट। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन है। लेकिन अभी जो सिचुएशन हमने देखा तो उसमें है कि इंटीग्रल अलॉन्ग क्लोज पाथ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसमें हम कहते हैं कि कोई करंट वो पास नहीं कर रहे। सो नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट ये जो सिचुएशन है उसमें कौन सी रिलेशन सही है, ये वाली सही है या ये वाली सही है, कौन से रिलेशन हमारे पास दुरुस्त है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग इन द सिचुएशंस, और समथिंग इज रॉन्ग विद आवर अंडरस्टैंडिंग, और वी कैन से दैट आवर अंडरस्टैंडिंग इज इनकम्प्लीट। ठीक है, सो यहाँ पर जो सिचुएशंस है, जो सिचुएशन हम डिस्क्राइब कर रही हैं, ये वाली जो सिचुएशंस हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ हमारे पास एक रिलेशंस है, और ये जो रियल सिचुएशन है इसके मुताबिक जो ये सिचुएशंस है उसमें हमारे पास ये रिलेशन बन रही है। ठीक है, हम कहते हैं कि कोई करंट पास नहीं कर रही बाउल से, तो हमारे पास ये रिलेशंस है। तो क्या मतलब, या एम्पेयर लॉ रॉन्ग है या हमारे पास जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो इनकम्प्लीट है, इसी चीज़ को मज़ीद डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि एज द कैपेसिटर चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट चेंजेस। ठीक है, कि जैसे ही हम कहते हैं कि जो कैपेसिटर वो चार्ज होना शुरू कर देता है, तो प्लेट के अंदर जो कैपेसिटर्स है, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स दैट चेंजेस। ठीक है, ये कैपेसिटर जब चार्ज होना शुरू कर देते हैं तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज होना शुरू कर देती है। ठीक है, with charging of capacitor the electric field between the plate also changes। ठीक है, so we have the relation for the capacitance and the electric charges। ठीक है, when you applied some voltage, and that is equal to q is equal to c delta v, that is equal to epsilon a divided by d time ed। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है। now d will cancel with d, so we will left with q is equal to epsilon EA that is equal to epsilon phi E। ठीक है, वी रिमेंबर कि हमारे पास एप्सिलॉन है जो कि कांस्टेंट को शो कर रहा है, दैट इज के पाई एप्सिलॉन नॉट, जो मीडियम को वो शो कर रहा है, जिस बेसिकली स्टैंड फॉर द मीडियम between the dielectric medium or insulating mediums between the plates। ठीक है, और द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट, जो स्पेस है बिटवीन द टू प्लेट उसको ज़ाहिर करता है। मतलब ये जो EMF वाला है वो नहीं है। ठीक है, so an electric field changes the electric flux, as the electric field changes the electric flux also changes। ठीक है, अब ये हमारे पास रिलेशन है चार्ज के लिए। अब हम कहते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो, ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होता हो सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, तो ये हमारे पास रिलेशंस है, ठीक है। इसमें हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डी ओवर डी टी एन टू एप्सिलॉन पाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। so that is equal to epsilon rate of change of electric flux, ठीक है। एंड बी रिमेंबर दिस टर्म हैज अ यूनिट ऑफ करंट, ये जो होल टर्म है इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी ऑफ करंट, क्योंकि हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या द चार्ज पर यूनिट टाइम वी कॉल दैट करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम को हम करंट ही बोलते हैं। सो दैट्स व्हाई हियर दिस होल टर्म विल हैव द यूनिट ऑफ करंट, इसकी जो यूनिट होगी वो करंट की होगी, ठीक है। या सिंपली हम कहते हैं कि ये जो पोर्शंस है, ठीक है, ये जो सिचुएशंस है या ये जो रिलेशंस है, यहाँ पर हम कहते हैं कि इसकी यूनिट करंट होगी। सो दैट इज आल्सो कॉल अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द करंट, ठीक है, इसको भी हम करंट ही बोलते हैं, ये भी हमारे पास करंट है और इसको हम डिनोट करते हैं आई डी से एंड वी कॉल दैट डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन डी पाई ई बाय डी टी, ठीक है, दैट इज displacement current is equal to epsilon the rate of change of electric flux, ठीक है। so the changing electric flux through the ball surface is equivalent to the current IC through the plate surface, ठीक है। so in that particular conditions we generalize in always the correct form of Ampere law, ठीक है। सो अगर हमारे पास ये सिचुएशन है, ये करंट की वैल्यू आती है, सो इसी से हम क्या करते हैं, जो एम्पेयर लॉ है मतलब उसको जर्नलाइज फॉर्म में या करेक्ट फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इंटीग्रल लॉन्ग क्लोज पाथ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू कंडक्शन करंट प्लस द डिस्प्लेसमेंट करंट इनक्लोज थ्रू दैट पर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो मतलब है डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट जब जनरेट हो रही है, सो फिर इसी फॉर्म में हम जो एम्पेयर लॉ की जो जर्नलाइज फॉर्म है, या हम कहते हैं इसी को हम कहते हैं मैक्सवेल करेक्शंस टू द एम्पेयर लॉ, ये भी कह सकते हैं। तो एम्पेयर लॉ को जर्नलाइज फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं कि इंटीग्रल लॉन्ग क्लोज पाथ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू कंडक्शन करंट प्लस the displacement current enclosed through that particular surface, ठीक है। so which in turn we can write mu naught time the current enclosed, ठीक है, plus mu naught epsilon, ठीक है, d pi by dt। तो ये हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड and we remember both are produced by conduction current and the time varying electric field। so ये हमारे पास है general relations or generalized form of the Ampere law, or we can say that it's the Ampere law with the Maxwell corrections, ठीक है। so the stuff inside the gray box is new starting equations and serve as your official starting equations for the displacement current, ठीक है। ये हमारे पास मतलब एक डिस्प्लेसमेंट करंट्स के लिए मतलब एक क्या है, एक ऑफिशियल डेफिनेशंस है। but we remember कि when we are in a vacuum so we replace epsilon with the epsilon naught, वैक्यूम के लिए हम एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट से वो रिप्लेस करते हैं। so now you have a big picture for the Gauss's law for electricity and magnetism, Faraday law of inductions and generalized form of the Ampere law। ये हमारे पास क्या है, मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, चारों के चारों लॉज है हमारे पास, मतलब Gauss's law for electricity, ठीक है, Gauss's law for magnetism, ठीक है, Faraday law for electromagnetic inductions and Ampere law with Maxwell corrections, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, चारों के चारों हमारे पास मतलब है all these four they are known as Maxwell equation। ये इनका इंटीग्रल फॉर्म है, so they can be written in the equivalent differential form as below, और ये इनका जो है equivalent differential मतलब फॉर्म है, ठीक है। दिस इज Gauss's law फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड और फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दिस इज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, Gauss's law फॉर द मैग्नेटिज्म, ठीक है, एंड दिस इज
what? Of Faraday law of inductions. Okay, and this is the Ampere law, the generalized form of the Ampere law, or the Ampere law with the Maxwell corrections. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.